यूक्रेन पर रशिया के अटैक के कुछ ही महीनों में यूक्रेन की वॉर मशीन पहले से खराब होने और गैस रन आउट होने लगी थी। फिर भी समटाइम्स लिटरली यूक्रेन का डिफेंस कई गुना ज्यादा फेरोसियस था। जो मॉस्को मिलिट्री प्लानर्स एंटिसिपेट किया था उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था, क्रूर था। रशियन कैजुअल्टीज की नंबर हजारों की नंबर में बढ़ने लगी थी, जबकि रशिया के गोला बारूद, बंदूकों, टैंकों और ट्रक्स के सभी भंडार तेजी से कम हो रहे थे, क्योंकि फ्रंट लाइन को स्थिर रखने के लिए ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेस जला दिया गया था। 2022 के अंत तक रशिया ने मोरलेस फ्रंट लाइन को स्टेबल करने में कामयाब रहा था, लेकिन फिर यूक्रेन को एक ज्यादा एडवांटेज मिला जो बेसिकली रशिया को नहीं मिलता है, क्योंकि यूक्रेन को बेशुमार रिसोर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन इंडस्ट्री से मिल रहा था, जैसे कि टैंक्स, गन्स, आर्टिलरी। इन सभी चीजों जो यूरोपियन यूनियन और यूएस ने यूक्रेन को भेजता है, इन सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना रशिया के लिए नामुमकिन है। और जबकि पूरी दुनिया को ये पता है कि रशिया की पॉपुलेशन यूक्रेन की पॉपुलेशन से 3 गुना ज्यादा है, इसलिए रशिया के पास ज्यादा मैन पावर है अटैक चलाने के लिए, और यूक्रेन के पास हालांकि मैन पावर नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन यानी कि नेटो जो इक्विपमेंट और वेपन्स भेजता है, इससे यूक्रेन तुरंत लॉसेस को कवर कर लेता है। इसलिए यूक्रेन और रशिया के बीच एक अटैक एक ब्रूटल वॉर बन जाता है। इस ब्रूटल वॉर को रुकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज रशिया पर 11,000 से ज्यादा फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाया है। रशियन गवर्नमेंट दिखता है कि टैंक्स, एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी और स्पेशली माइक्रोचिप्स और अदर एडवांस्ड वेपन सिस्टम, इन सभी लॉसेस को रिप्लेस करने के लिए चैलेंज तेजी से बढ़ रहा है। और 21st सेंचुरी में विदाउट माइक्रोचिप्स और अदर एडवांस्ड वेपन लड़ाई जारी रखना सिर्फ नामुमकिन नहीं है, बल्कि ये एक ड्रीम है। मतलब माइक्रोचिप्स और एडवांस्ड वेपन के बगैर कोई वॉर करना इम्पॉसिबल है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रशिया जब एक डेंजरस पॉइंट पर चला जाता है, तब बाय द एंड ऑफ 2022 एक देश रशिया को वॉर मशीन और इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए सामने बढ़ता है, ताकि रशिया ने लड़ाई जारी रख पाए। और दोस्तों, ये देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। 2022-23 विंटर सीजन में ईरान ने रशिया को हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स भेजा है। ईरानियन मेड्स इन ड्रोन्स को कामाकेज यानी कि शाहिद 136 कहा जाता है। इन सभी ड्रोन्स अचानक सडनली अक्रॉस द बैटलफील्ड ऑफ यूक्रेन पर देखा जाता है, और इन सभी ड्रोन्स रशियन सर्विस के अंडर काम करने लगता है। रशिया ने ईरान के इन सभी इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ता ड्रोन्स को इस्तेमाल करता है यूक्रेनियन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बॉम्बार्ड करने के लिए। इस तरह से रशिया ईरानियन ड्रोन्स इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने लगता है। एज फॉर एग्जाम्पल, बमों की बारिश के कारण यूक्रेनियन इलेक्ट्रिक ग्रिड नॉक्ड हो जाता है, और इस तरह से यूक्रेन पर आतंक फैलने लगती है। और बात क्या है कि ईरान ने एक्टिवली सिर्फ रशिया को ड्रोन्स नहीं भेज रहा है, बल्कि एक स्पेशल मिलिट्री विंग भेज रहा है जिसको IRGC कहा जाता है। IRGC एक अनकन्वेंशनल आइडियोलॉजिकल मिलिट्री विंग है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की। और बाय द एंड ऑफ 2022 ईरान ने अपना मिलिट्री एडवाइजर्स और सोल्जर्स यूक्रेन पर भेज रहा है, उस सेक्शंस पर जो बेसिकली रशियन ऑक्युपाइड है। इसके मतलब ये है कि ईरानियन मिलिट्री डायरेक्टली यूक्रेन के जमीन पर यूक्रेन के खिलाफ खड़ा है। ऊपर से हंड्रेड्स ऑफ कामिकाज़ ड्रोन्स, आर्टिलरी, बैलिस्टिक मिसाइल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांस्ड वेपन, इन सभी चीजों ईरान ने रशिया को भेज रहा है, ताकि रशिया वेपन भंडार को स्टेबल रखने में कामयाब रहे और लॉन्गर टाइम के लिए फाइट करने में सक्षम रहे। ईरान का इस मिलिट्री सपोर्ट रशिया के लिए ठीक उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से नेटो ने यूक्रेन को वेपन्स और इक्विपमेंट भेजकर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मॉस्को और तेहरान के बीच ये ग्रोइंग कोऑपरेशन यूक्रेन की बॉर्डर से बहुत आगे तक फैला हुआ है, और दुनिया
पूरी तरह से विटनेसिंग कर रही है कि 21st सेंचुरी में ईरान और रशिया की इस फुल ब्लोन मिलिट्री अलायंस को, जो बेसिकली 21st सेंचुरी का इंटरनेशनल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। क्योंकि रशिया जब से यूक्रेन पर अटैक किया है, तब से रशिया और ईरान के बीच कई सारे सिमिलरिटीज एक जियोपॉलिटिकल सेंसेस बन गया है। मतलब एट दिस मोमेंट बोथ द कंट्रीज आर इन सेम स्टेट और सिचुएशन, क्योंकि वेस्टर्न और वेस्टर्न अलाइंड कंट्रीज रशिया को पूरी दुनिया से अलग करने के लिए फाइनेंशियल सैंक्शन की हेल स्टॉर्म इम्पोज करने की कोशिश किया है। और इस वजह से रशिया नंबर 1 फाइनेंशियली सैंक्शनड कंट्री बन गया है। रशिया के पहले इस नंबर पर ईरान था, लेकिन अब रशिया नंबर 1 फाइनेंशियली सैंक्शनड कंट्री और ईरान नंबर 2 में आती है। इन दोनों देश को वेस्टर्न कंट्रीजों ने फाइनेंशियली आइसोलेटेड फेराओ स्टेट्स बना दिया है और इसलिए अब ईरान और रशिया के पास बहुत कम अल्टरनेटिव है ट्रेड करने के लिए। मतलब इन दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए दोस्त बन गया है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के अलावा। एज ए कॉन्सिक्वेंस नतीजतन रशियन एक्सपोर्ट्स ईरान पर मोर देन 27% बढ़ गया है और रशिया ने जब से यूक्रेन पर अटैक किया है, तब से ईरानियन एक्सपोर्ट्स रशिया में 10% से ज्यादा बढ़ गई है। मामला सिर्फ बिजनेस तक नहीं है, रशिया ने ईरान पर $40 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए सहमत हुआ है ताकि ईरान ने नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए। इसके अलावा लास्ट अगस्त में रशिया ने ईरान को ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हेल्प की थी, जो पेंटागन ने दावी किया है कि ईरानियन ड्रोन्स जो यूक्रेन पर ऑपरेट कर रहा है वो बेसिकली ईरान ने सैटेलाइट के द्वारा गाइड कर रहा है। सो अल्टीमेटली अब ईरान और रशिया वेस्टर्न कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कॉमन एनिमी थिंकिंग कर रहा है। इसके अलावा ईरान और रशिया की कोऑपरेशन का एक और वजह है। बरसों से ईरान और रशिया सीरिया में बशर अल असद के शासन को मिटाने के लिए एक साथ लड़े हैं। बिसाइड्स ईरान हमेशा पर्शियन गल्फ रीजन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अटैक से बचाने की फियर में रहता है। इसलिए ईरान को एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी मिला है यूक्रेनियन बैटलफील्ड में अपनी मिलिट्री फोर्स को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक तरफ नेटो ने, यूएस ने यूक्रेन को मिलिट्री हार्डवेयर भेज रहा है, दूसरी तरफ ईरान रशिया को मिलिट्री हार्डवेयर भेज रहा है ताकि ईरान ने एनालाइज कर पाए कि उनकी वेपन्स कैसी है, क्या ये काबिल है लड़ने के लिए और नहीं है। एट द सेम टाइम ईरान और रशिया कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ सेंडिंग मिलिट्री वेपन्स। ईरान ने रशिया को एम्यूनिशंस, ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, बॉडी आर्मर जो उसकी जरूरी है, इन सभी चीजों रशिया को एक्टिवली भेज रहा है और रशिया भी ईरान को एक्टिवली एडवांस्ड फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि S-300, S-400 इन सभी वेपन्स को भेज रहा है, जो बेसिकली ईरान को मदद करेगी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, जो हमेशा इजराइल और अमेरिका नहीं चाहता है। तो एट द सेम टाइम ईरान खुद को एक पावरफुल न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनाने के लिए रशिया के साथ फ्रेंडशिप बिल्डअप किया है और साइड बाय साइड रशिया के साथ एक साथ मिलकर यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। हालांकि ईरान और रशिया के बीच सदियों से लड़ाई जारी थी, लेकिन फिर भी इन दोनों कंट्रीज अपॉर्चुनिटी मिलते ही एक दूसरे के दोस्त बन गया है। ये होती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में किसी भी कंट्री हमेशा के लिए किसी का दोस्त नहीं रहता है, दुश्मन भी नहीं रहता है। इसलिए यंग इंडियंस को ये सोचना पड़ेगा, क्या पाकिस्तान हमेशा के लिए दुश्मन रहेगा या दोस्त बनेगा। और एक बात, इंडिया के लिए सबसे बड़े खतरा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसलिए इंडिया को हमेशा कॉन्शियस रहकर कदम उठाना पड़ेगी। इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।